नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी की बिजनेस मॉडल कैसा है, इस बिजनेस मॉडल के लिहाज से मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा करता दिखता है और परफॉर्मेंस के आंकड़ा पे यदि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो कहाँ पे जाकर स्थिरता क्रिएट करती है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल आती है कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी की यदि बात किया जाए प्रोडक्टिविटीज और सर्विसेज की सेक्टर को लेकर, तो कंपनी कहती है कि टर्न के इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का कामकाज, जो कि इसमें ईपीसी का कामकाज कह सकते हैं, चाहे वो टर्न के इंजीनियर्स का कामकाज हो, सप्लाई ऑफ द सुपर क्रिटिकल जो स्ट्रीम्स जनरेशन जनरेटर होता है उसका कामकाज हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहला जो सेगमेंट है उसका वो है पावर प्रोजेक्ट डिविजन्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट डिविजन्स और तीसरी यदि बात किया जाए तो प्रोडक्ट जहाँ पे बिजनेस डिवीजन की बात किया जाए, जहाँ पे एयर फिन कूलर की बात किया जाता है। प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर इनके पास ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट्स की बात होती है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कामकाज भी करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस और डिवीजन के अंदर देखा गया। तो इसके अलावा एक और बड़ी है इनके पास कंपनीज हैं जिनके पास बीजीआर वॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड भी इनके पास है, जहाँ पे कंपनी कहती है कि इनके पास जो कि स्ट्रीम्स जो क्रिटिकल जनरेशन वाला कामकाज है, जहाँ पे करीब 660 मेगावाट, 700 मेगावाट, 500, 800 मेगावाट इस तरह के टरबाइन को लेकर कंपनी कामकाज करती है। क्यों नहीं, इस कंपनी को लेकर बिजनेस मॉडल तो हमने समझा कि ये सारे बिजनेस करती है जो कि पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में ज़्यादातर कामकाज आती है, जहाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर और एनर्जी, इसलिए कंपनी का नाम इन्होंने बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स रखा है। अब अगली सवाल आता है, क्या कंपनी को लेकर के यदि मार्केट में लिस्टेड है, बीएससी एनएससी पे लिस्टेड की बात किया जाता है, तो लिस्टेड के साथ साथ उसको कंपेयरिंग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मुताबिक पे कंपेयर किया जा सकता है, कुछ कंपनियों के आधार पर इसकी यदि आज के टाइम में इनकी डिमांड को देखें पिछले एक साल की ग्राफ के मुताबिक, तो मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ती नजर आती है। यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर कम रहा, लोग लगातार खरीदते जा रहे हैं। तो आखिर खरीदने के पीछे वजह क्या है, जो मार्केट में कुछ इनके हाथ में बहुत बड़ी डील तो नहीं मिली है या कुछ बड़ी हलचल तो नहीं क्रिएट करती देखी गई। यदि हम उनकी बिजनेस मॉडल के लिए के नंबर्स पे कंपनी की एक समरी डेटा की तरफ चलें, तो हमारे सामने ये दर्ज करती है कि इनका जो बुक वैल्यू है नेगेटिव है, 130 रुपये से ज़्यादा। आरओई आरओसी बिल्कुल नेगेटिव है, कुछ सेलेंट बैठी है, प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 51% है। लेकिन डिमेरिट की बात है कि 58% से ज़्यादा की होल्डिंग इनका प्लेज करके रखा है। डेट टू इक्विटी के मामले में कहती है जिन न्यूट्रल है, तो अर्निंग पर शेयर करीब 39 रुपये से ज़्यादा नुकसान है। यदि इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को देखते हैं तो कह सकते हैं कि 52 वीक में सबसे ज़्यादा पिक पे है। अब ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक के डेटाबेस के मुताबिक, तो यदि ये कंपनी इतनी बड़ी हलचल के साथ साथ काम कर रही है, निगेटिव इम्पैक्ट निगेटिव इम्पैक्ट निगेटिव, तो फिर मार्केट में इसके प्रति खरीदने की रेस क्यों लगी है? क्या कंपनी का कोई टेक ओवर कर रहा है जहां मार्केट कैप करीब 964 करोड़ का है? इसके अलावा चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं कि जो नेट इनकम मार्जिन रहा वो भी 36% से ज़्यादा नुकसान बुक करती देखी गई है। तो क्या कहती है इस कंपनी को लेकर, जरा हम डिटेल में चलते हैं एक सेंटीमेंट अपडेट को। फिलहाल इस कंपनी को लेकर कोई अपडेट नहीं निकल के आती है, जो कंपनी ने ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई है आखिर इस कंपनी में आखिर क्या चल रहा है। इससे पहले कंपनी ने 9 जनवरी को अपडेट दिया था कि इनके पास 35 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी को लेकर के अपडेट आया था। फिर इन्होंने ट्रांसफर ऑफ एजेंट किया था और कुछ सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पे देखती नज़र आई। तो फिर कंपनी को लेकर के यदि हम सितंबर तक का रिजल्ट की प्रोस्पेक्टिव डेटा देखें, तो कंपनी में बहुत बड़ी हलचल नहीं था, लगातार डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती देखी गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कहाँ पे 83% तक की गिरावट थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो हलचल रही लगातार गिरती नजर आई। इसके नंबर के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में जो उछलती कूदती देखी गई, उसमें कोई आंकड़ा आपस में टच नहीं करती है। मतलब आपस का ये जो ट्रेंडिंग है, जिसको कहते हैं कि मार्केट की ट्रेंड, तो मार्केट की ट्रेंड में जो इनकी फाइनेंशियल ट्रेंड है वो आपस में कनेक्ट नहीं करता। जबकि
यदि हम इनकी कंपनी को पीयर्स के तौर पे भी देखेंगे, बैलेंस शीट को देखते हैं, तो कंपनी में रिजर्व लगातार बढ़ती जा रही है नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ। वहीं पे कंपनी कर्ज लगातार बढ़ाती जा रही है। अब ये भी समझ नहीं आता कंपनी कर्ज लेके कर क्या रही है। कर्ज लेकर ज़्यादातर फंड जो है अदर एसेट्स के अंदर ही डील करती देखी गई है। कंपाउंडेड सेल्स को लेकर के डिक्लाइनिंग था, तो प्रॉफिट को लेकर अप ट्रेंड की बात कहती है। स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल सलेंट बैठी नजर आती है। तो ये आपस में जो कनेक्शंस हैं इन चीज़ों को, वो एक कनेक्ट नहीं करता कि आखिर इसमें कहना क्या चाहता है, क्या फंडामेंटली ठीक है या ये टेक्निकल ठीक है। इसके अलावा यदि हम कंपेयर भी करते हैं, तो कंपेयर करने के अलग अलग तरीके से मैंने पहले कहा कि हो सकता है, जहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर किया जा सकता है, यदि नियर अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटीज की बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है, सेक्टर वाइज कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे यदि हम एनएससी की डेटाबेस को ही माने, तो इसको कंपेयर करने के लिए काफ़ी सारी कंपनी हैं जिनका उसमें कहाँ पे 11,000 मिलियंस का टर्नओवर क्रिएट करती है, तो 7,000 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान कंपनी बुक कर लेती है स्टैंडअलोन डेटाबेस में। जबकि रिजर्व की बात करें, कैश की बात में, तो ये तो एक कंपैरिजन टू कुछ कंपनियों से बेटर है, तो कुछ कंपनियों से कम भी दर्ज करती देखी, ये तो एक आम तौर पे देखी जाती है। यदि हम फंडामेंटल स्ट्रेटजी को देखें, कुछ बड़ी कंपनी जिसमें लार्सन टोब्रो होगा या एकमी सोलर होगा या टेक्नो टेक जैसे इंजीनियर्स जैसे कंपनी शामिल है, तो पी रेशियो को देखते हैं, तो इसमें पी रेशियो बिल्कुल सलेंट बैठी है क्योंकि कंपनी नुकसान में है। बुक वैल्यू बिल्कुल सलेंट बैठी है। नेट इनकम मार्जिन लगातार नुकसान में है, और इसी नुकसान की वजह से आप देखेंगे, तो आप स्टॉक परफॉर्मेंस को देखिए, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इनको पेडिकल कॉन्स्ट्रक्शन के अंदर रखा गया है। सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी से डील करती है, और पिछले कुछ पीरियड के बेसिस पे जब आप इनको देखेंगे, तो एनएससी की डेटाबेस ये कहती है, जो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है स्लो चलती देखी गई, और यदि हम इसकी डेटाबेस के मुताबिक देखें, तो ये कह सकते हैं नियरली कितनी परसेंट की रैली क्रिएट करती देखी जाए। यदि पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ को आप देखते हैं, तो पिछले एक साल में जो इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस रही, वो नियरली कह सकते हैं कि स्टॉक परफॉर्मेंस कहाँ पे थी, इनके पास करीब 94 रुपये के आसपास प्राइस हुआ करता था। आजकल 133 रुपये के आसपास प्राइस है। जबकि बीच में वॉल्यूम भी थी, मार्केट बिल्कुल सपाट हो गई थी, लेकिन मार्केट जब चलना चालू किया, सोचिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिमांड जो बढ़ी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कभी बिकवाली का प्रेशर ही नहीं देखने को मिला। जिस भी दिन आप देखेंगे, वो लगातार खरीदारी 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 का ही सिलसिला चलता दिख रहा है। ये देखिए, कहीं भी इस पे बिकवाली का प्रेशर नहीं दर्ज करती देखी गई। ये कुछ कुछ पहलू था। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कंपनी में, जो यदि आप देखते हैं, तो कंपनी में एक रिस्क फैक्टर को लेकर बड़ी बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह है, जो रिस्क फैक्टर इनके 209 दिन के लिए बात कहती है, लेकिन कंपनी की चालाकी की बात यह है, जो कंपनी जो पे लेती है और पे देती है, उसमें डबल से ज़्यादा गैपिंग रखती है। ये इनके लिए वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज हो जाती है। जबकि निवेशकों में एफआईडी का कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बल्क डील कुछ पीरियड में लगातार जारी रहा था, और अभी भी देखने को मिला कि जनवरी के महीने में भी कुछ बल्क डील शामिल हुआ था, जहां पे इप्टॉन्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, पुश पर्सवा ट्रेडिंग्स जैसे कंपनी ने यहाँ अपनी होल्डिंग कभी लिया तो कभी बिकवाली भी किया था, क्योंकि यहाँ पे जनवरी के महीने में देखिए लगातार कुछ बड़े निवेशकों ने लिया और कुछ बड़े निवेशकों ने बिकवाली भी। तो ये मार्केट को लगता है सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे पब्लिक के पास 48% की होल्डिंग रखी है। और जो नेक्स्ट की बात किया जाए, तो कंपनी में आम पब्लिक के पास 48% होल्डिंग में करीब 84,000 से ज़्यादा निवेशकों का ध्यान आकर्षित करता है। जबकि इसको यदि आप एनालिसिस पार्ट के बेसिस पे रिस्क और रिवार्ड को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कंपनी रिस्क को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव दर्ज करती देखिएगी। कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा है, और जो रिवार्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल ना के मुताबिक की बातों को शामिल करता है। और ज़्यादातर रिस्क पे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन एक सवाल हमेशा होता है
और वो सवाल ये होता है, यदि आप कंपेयर करते हैं इसको सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से, तो देखिए 3 महीने से लेकर के और 6 महीने तक उससे पहले के डेटाबेस के मुताबिक सेंसेक्स के रेशियोज के मुताबिक मार्केट जहां 3 महीने या 6 महीने से सेंसेक्स बड़ी जैसे बड़ी कंपनी ब्लू चिप कंपनी बिकवाली का प्रेशर था, यहाँ पे लगातार खरीदारी का प्रेशर देखने को मिला है, जिसकी वजह से 200% से ज़्यादा की मूवमेंट हुई है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रेटजी कैसे कुछ ऐसी को आंकड़ा नहीं देती है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा दर्ज करती है, तो फिर मार्केट में हलचल हुआ क्या? एक सवाल सुनिए, एक सवाल अक्सर होता है कि सर टारगेट क्या है? और यदि हम नहीं निकल पा रहे तो हमारे लिए एशल क्या है? ये दो हमेशा एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होता है। इसको लेकर सिंपल सी कहता हूँ कि जो टारगेट है वो खुद की एक्सपेक्टेशंस है, एसएल जो है वो खुद की सेविंग है। अब कितने सेविंग कर पाते हैं, कितने रिस्क फैक्टर के साथ कर रह पाते हैं, कितने नहीं रह पाते, वो सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस है। कोई मार्केट में काफ़ी रिस्क लेकर काम काज करती है, तो कोई सेफली कामकाज करने के प्रति जागरूक भी रहता है। इसीलिए वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए लर्नर। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।